आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी पेप्टाइड पे डबल मॉडिफिकेशन या 2 रेज़िड्यू मॉडिफाइड हैं, तो उसे मास स्पेक के थ्रू कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है एक तो फ़ॉस्फोरिलेशन का और दूसरा मॉडिफिकेशन हाइड्रॉक्सिलेशन का। तो अगर दोनों मॉडिफिकेशन एक ही पेप्टाइड पे हैं, तो उसे मास स्पेक के थ्रू कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है एक 6 रेज़िड्यू पेप्टाइड का, जिसमें सेरीन है, एलेनिन है, मेथिओनिन है, प्रोलीन है, ल्यूसीन है और ग्लूटामेट है। इसका हम लोग फ्रेगमेंटेशन करेंगे जैसे कि मास स्पेक में होता है, फिर उसका हम लोग मैनुअली स्पेक्ट्रम जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे है हमारा अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ द आयन या रेज़िड्यू कह लें, और एक्स एक्सिस पे है m/g, दैट इज द मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, तो चार्ज नॉर्मली कांस्टेंट होता है, तो इसको आप एज्यूम करिए कि ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम फ्रेगमेंटेशन करें इस पेप्टाइड का, तो इसको हम अगर हम सिंगल लेटर में लिखें तो इसको हम SAMPLE लिख सकते हैं। तो दो पेप्टाइड का फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, एक तो अनमॉडिफाइड पेप्टाइड जो कि SAMPLE है, और जो दूसरी पेप्टाइड की हम बात करेंगे जिसमें मॉडिफाइड है, जिसमें दो मॉडिफिकेशन है, एक तो सेरीन पे है, दूसरा मेथिओनिन पे, तो इसके भी हम लोग बात करेंगे। बट शुरुआत हम करते हैं इस वाले पेप्टाइड से, SAMPLE जो कि अनमॉडिफाइड है। तो इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा? तो नॉर्मली होता है क्या है मास स्पेक में कि सीक्वेंशियल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो मतलब कि एक रेज़िड्यू एक टाइम में रिलीज़ होगा या फ्रेगमेंट होगा, और फिर उसका आइडेंटिफ़िकेशन होता है मास स्पेक में। तो अगर हम इसमें यहाँ पे इसका फ्रेगमेंटेशन करें, तो जो पहला रेज़िड्यू निकलेगा, वो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा, और जो रेज़िड्यू निकल के आएगा वो सेरीन होगा, और जो रिमेनिंग पेप्टाइड होगा वो AMPLE होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि SAMPLE। तो S हमारा रेज़िड्यू हो गया जो फ्रेगमेंटेड हो गया है, और बाकी ये रिमेनिंग पेप्टाइड हो गई। अब चूंकि ये फर्स्ट रेज़िड्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये पहला है, दैट इज द फर्स्ट रेज़िड्यू, और मास स्पेक के टर्म में इसको हम कहते हैं B1। तो B1 रेज़िड्यू या B1 आयन कहते हैं, तो नॉर्मली हम इसको आयन कहते हैं, B1 आयन। अब जब इस रेज़िड्यू का मास डिटेक्शन होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो उसकी पीक यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगी, जो कि है 71.0371। तो 71 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेरीन का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू के हैं वो पहले से पता है, और अगर आप सर्च करेंगे कि हाँ जो कोई भी अमाइनो एसिड रेजिड्यू, फॉर एग्जांपल मेथिओनिन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो वो ऑलरेडी नोन है। अब चूंकि ये एक ही रेजिड्यू था, उसका जो पीक है वो 71 है, हमें पता है कि ये सेरीन है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये सेरीन रेजिड्यू है। ठीक है, अच्छा इसको हमने कहा B1 आयन, तो ये हमारा B1 आयन है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेरीन रेजिड्यू को। अच्छा, अब उसी तरह से अगर नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हो, तो जो हमारा एक फ्रेगमेंट निकल के आएगा वो दो रेजिड्यू का होगा, दैट इज SA और रिमेनिंग MPLE। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं SA और MPL। तो अब चूंकि ये B1 था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये B2 आयन है। अब B2 आयन की पीक कैसे आएगी मास स्पेक में, वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट 159.0764। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रहे कि ये दो रेजिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट, ये सिंगल रेजिड्यू का नहीं है, तो यहाँ पे हम असाइन नहीं कर सकते कि सेरीन है या एलेनिन है। उसकी हम बात करेंगे अभी कैसे हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन बताने के लिए कि ये दो रेजिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट है, और इसको हमने कहा B2 आयन। ठीक, उसी तरह से अगर नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन यहाँ से होगा, तो जो रेजिड्यू निकल के आएगा, सॉरी जो फ्रेगमेंट निकल के आएगा वो SAM निकल के आएगा, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं SAM, और तो ये हो जाएगा हमारा B3 आयन, जो ये हमारा SAM है। अब B3 आयन की पीक कैसे आएगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, जो कि 290.1169। तो यहाँ पे तीन रेजिड्यू हैं, तो तीन रेजिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट 290.1169 है।
इसको हमने B3 लिख दिया। अब उसी तरह से जब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा यहाँ से, तो जो रेजिड्यू निकल के आएगा, सॉरी फ्रेगमेंट निकल के आएगा, वो SAMP तक आएगा। तो हम उसको SAMP लिख सकते हैं और इसको हम कहेंगे B4 आयन। अब उसी तरह से इसकी भी पीक आएगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट 387.1697 है। अब उसी तरह से जब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा तो जो फ्रेगमेंट बन के आएगा वो SAMPL तक आएगा, यहाँ तक। ठीक, तो इसको हम कहेंगे B5। तो इसको भी पीक आएगी B5 की, जो कि 500.2537 है। अब इसके बाद तो कोई बचा नहीं, खाली E है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो B6 है वो हमारी ओरिजिनल पेप्टाइड है, SAMPLE। ठीक, जो कि ओरिजिनल पेप्टाइड है वो B6 होगी। उसकी भी पीक आएगी जिसको हम कहेंगे B6, तो 629.2963। अब चूंकि ये मॉलिक्यूलर वेट मास रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन तो ये मिल सकती है कि जो ये पेप्टाइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट 629.29, जो ये पेप्टाइड है, ये वाली अनमॉडिफाइड, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 629.2963 डाल्टन। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम इसका फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि आप इसकी सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे। सीक्वेंसिंग इन द सेंस कि सीक्वेंस कैसे निकालेंगे इस स्पेक्ट्रम से, जो भी स्पेक्ट्रम है इससे हम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। तो सीक्वेंस निकालने के लिए हमें करना क्या है कि सब्सट्रैक्शन करना है। तो जैसे B1 आयन है और B2 आयन है, तो हमें करना क्या है कि जो B2 है, B2 में से B1 को माइनस कर देंगे। ठीक, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि B2 में से B1 को माइनस कर देना है, तो B2 माइनस B1। तो अगर आप यहाँ पे देखें B2 में क्या है, S और A रेजिड्यू है, सेरीन एलेनिन है, और यहाँ पे S है खाली। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा कि S और S कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो B2 और B1 का डिफरेंस है वो एलेनिन है, और या तो आप ऐसे भी कह लें कि जो B2 आयन रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलेनिन रेजिड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब उसी तरह से B3 माइनस जब B2 करेंगे, B3 माइनस B2, तो अब सेम चीज SAM माइनस SA। ठीक, तो जब B3 में से B2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, खाली मेथायोनिन। तो B3 माइनस B2, तो B3 यहाँ पे आपका है, B2 यहाँ पे, तो जो ये सब्सट्रैक्शन हुआ वो रेजिड्यू हमारे पास आ गया मेथायोनिन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेथायोनिन रेजिड्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से जब B4 माइनस B3 करेंगे तो यहाँ पे B4 में SAMP है और SAM है, तो SAM कैंसिल आउट, बचेगा क्या, P। तो B4 को हम लिख सकते हैं कि ये P रेजिड्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से B5 माइनस B4 अगर करेंगे तो B5 ये है हमारा और B4 ये है, तो बचा क्या, L। तो हम कहेंगे कि L रेजिड्यू हमारा, सॉरी B5 एंड ल्यूसीन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से जब हम B6 माइनस जब B5 करेंगे तो B6 हमारा क्या है, SAMPLE है और SAMPL B5 है, तो बचा क्या, खाली E। तो ये जो B6 है ये E रेजिड्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहला रेजिड्यू वो S है, फिर A है, फिर M है, फिर P है, फिर L है, फिर E है। तो अगर हम इसको साथ में लिखें तो वही सेम चीज, S A देन M देन P देन L देन E। अगर इसको आप इससे कंपेयर करें तो ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप अनमॉडिफाइड पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग मॉडिफाइड पेप्टाइड की, कि उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा और इसको हम कैसे सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल होगा फ्रेगमेंटेशन का वो सेम होगा, कि जो सीक्वेंशियल फ्रेगमेंटेशन होगा, पहला रेजिड्यू पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा।
तो अब यहाँ पे जब पहला रेज़िड्यू का फ्रेगमेंटेशन होगा, तो यहीं से होगा, ठीक है? जो फर्स्ट रेज़िड्यू निकलेगा तो वो सेरीन और एलानिन के बीच में फ्रेगमेंटेशन होगा। तो जो हमारा रेज़िड्यू निकल के आएगा, वो S विथ द मॉडिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे S पे मॉडिफिकेशन फॉस्फोरिलेशन का और M पे मॉडिफिकेशन हाइड्रोक्सिलेशन का। तो जो रेज़िड्यू हमारा आया वो S आया और रिमेनिंग पेप्टाइड हमारी आ गई AMPLE। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर भी सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पे B1 से यहाँ पे देखो तो हमने B1 लिखा था इसको, तो हम इसको लिख देते हैं B1 स्टार, थोड़ा सा अलग करने के लिए, कि मालूम चले कि हाँ B1 स्टार मतलब मॉडिफाइड बी आयन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होना ज़रूरी है कि जो मॉडिफिकेशन है फॉस्फोरिलेशन और हाइड्रॉक्सिलेशन, तो अगर ये दोनों मॉडिफिकेशन होता है तो कितने मास का शिफ्ट होगा, या फॉस्फोरिलेशन और हाइड्रॉक्सिलेशन से कितने मॉलिक्यूलर वेट का एडिशन होगा पेप्टाइड में। या इस तरह से कहें कि अगर कोई मॉइटी यहाँ पे ऐड हुई तो इसका खुद तो कोई मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो वो मॉलिक्यूलर वेट पहले से पता है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो मुझे याद है फॉस्फोरिलेशन का होता है खुद का मॉलिक्यूलर वेट 80 डाल्टन, और हाइड्रॉक्सिलेशन का होता है 16 डाल्टन, ठीक। तो इसके खुद के मॉलिक्यूलर वेट हैं, तो अगर किसी भी रेसिड्यू पेप्टाइड में होगा तो ये इतना मॉलिक्यूलर वेट और ऐड कर देगा उस पेप्टाइड में। तो अब जैसे सेरीन में अगर फॉस्फोरिलेशन ऐड हुआ है या फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो सेरीन में ये जो 80 डाल्टन का मास है वो ऐड हो जाएगा। तो इस सेरीन में B1 वाले में और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, तो इस वाले सेरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें प्लस 80 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका कि इसकी आयन पीक कैसे आती है यहाँ पे स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो B1 स्टार की पीक आई वो यहाँ पे आई नेक्स्ट टू B1, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा है 151.0371। अब डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन में क्या हुआ था कि 80 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट ऐड हो गया था। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे B1 स्टार माइनस B1, मतलब अगर हम ऐसे रफली करें तो 151 माइनस 71, अगर हम 151 में से 71 माइनस करें तो क्या आएगा? 80 डाल्टन। 80 डाल्टन क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ है। तो यहां से हमें यह मालूम चला कि जो B1 पीक है यहाँ पे वो B1 से डिफर कर रही है 80 डाल्टन में, 80 डाल्टन का फर्क है। और 80 डाल्टन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉस्फोरिलेशन को। कि ये जो मॉडिफाइड पीक है ये फॉस्फोराइलेटेड पीक है, इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आप कंपेयर करें सिंपली एक लेमैन की तरह, तो अगर आप यहाँ पे सेरीन फॉस्फोरिलेटेड है और यहाँ पे सेरीन विदाउट फॉस्फोरिलेशन है, अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि जो मॉडिफाइड पीक है वो कौन सा मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से हमने क्या मालूम चला कि अगर हमने B1 स्टार से अगर हम B1 को माइनस किया, B1 स्टार से B1 माइनस किया, तो जो आ रहा है मॉडिफिकेशन वो है क्या? फॉस्फोरिलेशन, ठीक। अच्छा, अब जब नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक। तो जो सेम पैटर्न होगा, दो रेजिड्यू का फ्रेगमेंट बनेगा, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसको यहाँ पे ऐसे जो दो रेजिड्यू का फ्रेगमेंट है और इसको हम लिख देंगे B2 स्टार, ठीक। अब इसका भी जो पीक आएगी वो आएगी अराउंड 239.0764। अब अगर इसको आप इसको वाले को और इसको कंपेयर करेंगे तो सेम चीज़ है कि इस दोनों पेप्टाइड में या जो दो रेजिड्यू का पेप्टाइड है, खाली फर्क किसका है? फॉस्फेट ग्रुप का। तो ऐसे और ऐसे में जो मॉलिक्यूलर वेट में फ़र्क है वो सिर्फ 80 डाल्टन का ही होगा। तो अगर आप यहाँ पे इससे
और इसको कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को, सिर्फ 80 डाल्टन का ही फर्क होगा। तो अगर आप B2 स्टार से B2 माइनस करेंगे तो 80 डाल्टन ही आएगा। ठीक। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे करेंगे फ्रेगमेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। तो अगर जब यहाँ पे फ्रेगमेंट करेंगे तो जो हमारा पेप्टाइड बन के निकल के आएगा वो 3 रेजिड्यू का होगा, जो कि SAM है। अब SAM में M में हाइड्रोक्सिलेशन भी है और पहले वाले पे सेरीन फॉस्फोरिलेशन है। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि हाइड्रोक्सिलेशन में मास शिफ्ट कितना होता है, 16 डाल्टन का, तो 80 तो पहले तो इस पे था ही फॉस्फेट पे, और हाइड्रोक्सिलेशन पे 16 और ऐड हो गया, तो 80 और 16 कितना हो गया, 96, राइट। तो अगर आप इस वाले पेप्टाइड को जो SAM है और इससे कंपेयर करें तो इन दोनों में फर्क क्या है, 96 डाल्टन का, जो कि फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिलेशन ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट है। तो 96 डाल्टन का फर्क होगा। अच्छा, अब इसको हम लिख देते हैं B3 हैश लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए कि समझ में आए। अब B3 हैश की जो पीक आएगी वो यहाँ पे आएगी, वो कैसे आएगी, इस तरह से। तो जो B3 हैश का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 386.116 है। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे या सब्सट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर लिखें B3 हैश माइनस B3, तो जो डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूलर वेट का वो होगा 96। ठीक है, तो 96 आया, ना कि 80 आया या 16 आया, क्योंकि वो दोनों अब एक ही पेप्टाइड पे प्रेजेंट है, तो दोनों का ऐड होके आ गया 96। अब 96 आपको पता है कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो 96 होता है, फॉस्फेट और OH को। अब उसी तरह से जब यहाँ पे क्लीवेज होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा तो SAMP निकल के आएगा, तो उसको SAMP कहेंगे, इसको हम कहेंगे B4 हैश। अब उसकी भी पीक भी सेम तरीके से आएगी, जो 483.1697 होगी। नेक्स्ट क्लीवेज यहाँ पे होगा तो SAMPL हो जाएगा, तो इसको हमने कहा B5 हैश, ठीक है। उसकी पीक यहाँ पे आ गई 596। अब सब में डिफरेंस जो होगा ना वो भी 96 ही होगा, B5 और B5 हैश। अच्छा, अब इसके हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। अब क्या बचा, लास्ट वन B6 हैश, तो वो हमारी होल पेप्टाइड होगी। तो SAMPLE, S पे फॉस्फेट ग्रुप और M पे हाइड्रोक्सिलेशन ग्रुप, तो उसकी भी यहाँ पे पीक आएगी B6 हैश, दैट इज 725.2963। तो इस तरह से तो इसका तो वो आ गया कि स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है। ठीक। अब अगर आपको ये मालूम करना है कि कौन से रेजिड्यू पे मॉडिफिकेशन है और कौन से पे फॉस्फोरिलेशन है या कौन से पे हाइड्रोक्सिलेशन। अब आपके पास स्पेक्ट्रम ये है B1 B2 B3, जो भी एक हैश वाला है, एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम है। तो अगर हम मॉडिफाइड पेप्टाइड की बात करें यहाँ पे, तो अच्छा, अब जब इसकी हम सीक्वेंस निकालेंगे इस स्पेक्ट्रम से, तो इस हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे B1 स्टार है, ठीक है, तो अच्छा, हमने इसकी बात की भी थी, चलो दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो जब B1 स्टार था और उसमें से अगर हम B1 माइनस करें तो क्या आएगा, 80 डाल्टन। और 80 डाल्टन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फोरिलेशन का। ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये B1 रेजिड्यू है वो फास्फोरिलेटेड है, दैट्स द वन थिंग। B1 रेजिड्यू फास्फोरिलेटेड है। अब कौन से रेजिड्यू पे फास्फोरिलेशन है, अब चूंकि हमें पता है कि ये जो B1 रेजिड्यू था वो सेरीन था और जो B1 स्टार आया उस पे फास्फोरिलेशन है, तो सेरीन पे ही फास्फोरिलेशन है। तो जो हमें यहाँ मालूम चला कि जो रेजिड्यू है B1 स्टार वो सेरीन फास्फोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया। अब सेम चीज अगर हम इसको करें
टू स्टार माइनस B2, तो जब B2 स्टार माइनस B2 करेंगे तो यहाँ भी 80 ही मास शिफ्ट आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एलेनिन का मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि B2 जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो B2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेरीन और एलेनिन टुगेदर है। तो जब सेरीन पे मॉडिफिकेशन हो गया, अब एलेनिन उसके साथ में है, तो वो तो जो 80 डाल्टन है उसमें ऐड तो ऑलरेडी से है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एलेनिन में मॉडिफिकेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो B2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो पेप्टाइड है जो कि सेरीन और एलेनिन है, और जिसमें ऑलरेडी फास्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे बस नोट करने वाली बात है कि जब हम B2 से हमने B2 स्टार से जब B2 सब्सट्रैक्शन किया, 80 डाल्टन तो आया, लेकिन वो एलेनिन मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो 80 कहाँ से आया? जो सेरीन रेजिड्यू पे ऑलरेडी मॉडिफिकेशन था। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट रेजिड्यू में क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर हम B3 हैश जो भी है माइनस B2 करेंगे, सॉरी B3 करेंगे, ठीक। तो जब हमने इसका मास डिफरेंस लिया तो वो हमारा मास डिफरेंस आ रहा है 96। अब जब 96 आया तो 96 तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, ना फास्फोरिलेशन वाले मॉलिक्यूलर वेट से मैच कर रहा है, ना हाइड्रोक्सिलेशन से। बट अगर आप दोनों को जब सम करते हैं तो 96 आता है। ठीक। तो अब ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो B3 हैश है, ये 386, इस पेप्टाइड पे जो भी है B3 हैश, उसमें दो मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्सिलेशन और फास्फोरिलेशन। अगर B3 पेप्टाइड देखें तो आप यहाँ पे है B3 पेप्टाइड हैश, तो उसमें जो सेरीन है पहला रेजिड्यू मॉडिफाइड है, और लास्ट वाला मेथायोनिन हाइड्रोक्सिलेशन है। अब तो एक चीज तो ये होगी कि यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन है B3 हैश पे। अब आपको ये मालूम करना है कि दूसरा मॉडिफिकेशन कौन सा है। दूसरा मॉडिफिकेशन कौन सा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले से ही पता है कि जो उससे पहले वाला रेजिड्यू सेरीन था उसमें 80 डाल्टन का एडिशन था पहले से ही। तो अगर हम 96 में से 80 माइनस कर दें तो 80 हमें पता है कि ये फास्फोरिलेशन था पहले से ही, तो जो डिफरेंस आया वो 16 आया। तो जो इसमें एडिशन हुआ था 96 वाला, वो क्या था? 16 था। और 16 क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हाइड्रोक्सिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें यहाँ ये मालूम चला है कि जो यहाँ पे रेजिड्यू था जो कि मेथायोनिन था, मेथायोनिन पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। वो 16 डाल्टन का एडिशन हुआ है। ओके, तो अब इसी तरह से नेक्स्ट जब करेंगे तो जब हम B4 हैश से जब B4 माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा? 96 ही आएगा, क्योंकि अब दो मॉडिफिकेशन एक साथ चल रहे हैं। तो ये B4 हैश हो गया। उसी तरह से B5 हैश जब B5 माइनस करेंगे तब भी वो 96 ही आएगा। तो वो 96 ही आया। ठीक है। और उसी तरह जब हम B6 हैश से और B6 माइनस करेंगे तब भी वो 96 आया। तो हमें ये मालूम चला कि जो रेजिड्यू मॉडिफाइड था वो पहला था, वो सेरीन था। जब सेकंड मॉडिफिकेशन देखा हमको, वो B3 हैश पे था जो कि मेथायोनिन था। तो सेरीन पे फास्फोरिलेशन, मेथायोनिन पे हाइड्रोक्सिलेशन मॉडिफिकेशन हो गया। इस तरह से अगर दो मॉडिफिकेशन किसी पेप्टाइड पे है तो आप उसको मालूम कर सकते हैं थ्रू दी मास स्पेक। ये टेबल है जो शो कर रही है जो स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन होता है, बहुत कॉमन है। तो हाइड्रोक्सिलेशन जिसकी हमने बात की वो 16 होता है मास शिफ्ट, फास्फोरिलेशन में +80 होता है, एस्टिलेशन में 42, यूबिक्विटेनेशन में 114 और मिथाइलेशन में 14। अच्छा, हमने एक और वीडियो इस पे बनाई थी जिसमें हमने इंडिविजुअली बात की थी कि अगर फास्फोरिलेशन मॉडिफिकेशन होता है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे आता है, और उसी तरह से हाइड्रोक्सिलेशन पे कैसे आता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel.